तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपने क्या है कि जूनियर अकाउंटेंट टीआरए का बैच चल रहा था और अपने चल रही थी राजस्थान के इतिहास की क्लास और मेवाड़ का इतिहास। हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज पार्ट 5 है। महाराणा प्रताप तक हमने पढ़ लिया था। कहाँ तक? महाराणा प्रताप अपना लास्ट चैप्टर था, अच्छे से उसको हमने कवर किया था। आज हम जो महाराणा प्रताप का अगला उत्तराधिकारी आता है इनके बारे में, वैसे अपने महाराणा प्रताप के समय भी बढ़ चुके हैं। 1597 में ये गद्दी धारण करते हैं। अगले उत्तराधिकारी अमर सिंह आते हैं। इनके वीरता का वर्णन भी पीछे करते हैं अपने। अब इनका जो शासनकाल रहता है वो 1597 से 1620 ईस्वी तक रहता है। दोस्तों मुगलों के विरुद्ध अनेक अभियानों में ये जाते हैं महाराणा प्रताप के साथ ही। और दिवेर के युद्ध में क्या करते हैं ये 1582 में, जो अकबर का चाचा आता है उसको एक भाले के बाद से यहाँ पे सल्टा देते हैं। तो इससे भी इनकी वीरता का परिचय देते हैं अपने। फिर 1599 ईस्वी में क्या होता है, अकबर सलीम जो जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ बाद में शासक बनने के बाद, मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजता है लेकिन वो असफल रहता है। जहांगीर शासक बन गया कब? 1605 ईस्वी में। अब ये शासक बनते ही ना परवेज, आसफ खां, जफर बेग, इन सबको है ना भेजता है, लेकिन यहाँ पे प्रयत्न सारे उसके क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। सारे प्रयत्न असफल हो जाते हैं जहांगीर भी शासक बनने के बाद भी। अब इसके बाद 1608 में मावत खां को भेजता है लेकिन ये भी असफल रहता है। अब्दुल्ला 1609 में आता है, राजू बासु आता है, मिर्जा अजीज कोका आता है 1613 ईस्वी में। अब क्या कहता है कि अब ये जहांगीर है ना, दिल्ली में यहाँ पे शासक आता है जहांगीर, तो ये खुद यहाँ पे शासक था। जो बाद में ये क्या करता है, ये तो खुद आता है, साथ में इसका जो पुत्र आता है खुर्रम या शाहजहां, ये खुद आक्रमण करते हैं। और यहाँ पे मेवाड़ में क्या है, ये आतंक मचाने लग जाते हैं। क्या? आतंक मचाने लग जाते हैं और यहाँ के लोगों को दुखी कर लेते हैं ये। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि अमर सिंह का पुत्र आता है। कौन? करण सिंह। अमर सिंह का पुत्र आता है दोस्तों, करण सिंह। अब ये क्या है कि सारी प्रजा है ना, या सामंत है जितने भी कह सकते हैं, अब ये सारे सामंत है ना क्या करते हैं, ये बात तो आगे की एक बार आक्रमण करते हैं, बता देता हूँ यही सारी कहानी। बात तो 1615 की है ये संधि वाली। देखो यहाँ पे क्या है कि प्रजा और सामंत करण सिंह को मनाते हैं कि आप इनसे संधि सुंधि कर लो, ये यहाँ पे सब कुछ उजाड़ देंगे। तो ये क्या है कि अमर सिंह को मजबूर कर देते हैं संधि करने के लिए। और अमर सिंह संधि करना नहीं चाहता था क्योंकि जो अमर सिंह थे अपने पिता के लक्ष्य कदमों पर चलना चाहते थे। तो लेकिन ये संधि करने के लिए यहाँ पे मजबूर कर देता है। अब यहाँ पे देखो प्रथम मुगल मेवाड़ संधि होती है, तो ये आपसे एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई। तो 1615 ईस्वी, बस ये याद रखनी है, 5 फरवरी मत याद रखना। तो दिल्ली का जहांगीर था और इधर मेवाड़ के अमर सिंह के समय हुई। लेकिन करवाई किसने थी? मदद ये मेन ये भूमिका निभाता है संधि करवाने में भूमिका, लेकिन हुई अमर सिंह के समय थी। तो अमर सिंह का नाम आपको याद रखना ही रखना है दिमाग में। और कब होती है? 1615 ईस्वी को। अब इस संधि में कई शर्तें होती है कि जो मेवाड़ महाराणा है ना, जो मेवाड़ महाराणा है, ये स्वयं कभी भी है ना मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, ना ही कोई विवाह संबंध स्थापित किए जाएंगे मुगलों के साथ। जो युवराज है ये मुगल दरबार में भेजने की थी। और जो चित्तौड़ का दुर्ग है उसका निर्माण कार्य रोक दिया जाएगा। ठीक है, ये रोक दिया जाएगा, लिख लेना इसको। चित्तौड़ दुर्ग, हाँ ये तो सही है, चित्तौड़ दुर्ग मेवाड़ को लौटा दिया जाएगा, लेकिन इसका है ना दोस्तों मरम्मत नहीं की जा सकेगी। ठीक है ना, जो मरम्मत है ना, सॉरी, ये नहीं की जा सकेगी। जो चित्तौड़ दुर्ग है ये तो मेवाड़ को लौटा दिया जाएगा। और अमर सिंह को यहाँ पे आत्मग्लानि हुई अंदर से, ये संधि के बाद। मतलब कोई चीजें होती है ना अपने करने नहीं चाहते लेकिन कर देते हैं, तो अपने को अंदर से फील होती है ऐसी गिल्टी वगैरह। तो इनके भी ऐसी हुई। बाद में इन्होंने राजकाज में भी रुचि लेना बंद कर दिया। अंत में इनकी दोस्तों 1620 ईस्वी में आड़ उदयपुर में मृत्यु हो जाती है। और इनका एक राज्याश्रित रचनाकार आता है जीवाधार, जो रचना करता है अमर सागर की। तो अमर सागर की रचना किसने की? जीवाधार के द्वारा की गई। ये भी आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर करण सिंह की बात करें तो करण सिंह के बारे में अभी हमने पढ़ा कि संधि करवाता है मेवाड़ की प्रथम मुगलों के साथ, ये अहम भूमिका निभाता है। और ऐसा मेवाड़ का पहला शासक है जो शासक बनने से पहले मुगल दरबार में रहा। और जहांगीर द्वारा इसे एक राणा की पदवी भी दी गई। किसकी? सिर्फ राणा की। महाराणा तो ये पहले ही लगाते थे। अब क्या बात आती है दोस्तों
अब ये क्या करता है, करण सिंह मुगलों के ढांचे के आधार पे ना राज्य को प्रगनों में बांट देता है और इसके अंतर्गत कई गांव भी यहाँ पे ऐड कर लेता है। और इस पे क्या है कि पटेल, पटवारी या चौधरी भी नियुक्त कर देता है, नई बस्तियां भी बसाता है और बेघरों को आर्थिक सहायता भी करण सिंह के द्वारा प्रदान की जाती है। तो मतलब उनके आधार पर चलना स्टार्ट कर देता है। फिर बात आती है खुर्रम की, जो शाहजहां को पिछोला झील के महलों में पनाह देता है, क्योंकि देखो इसने क्या है कि शाहजहां ने अपने पिता के खिलाफ है ना क्या कर दिया था, सिस्टम छेड़ दिया था, मतलब पिता के खिलाफ ही ये विद्रोह कर दिया था, इसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो इसकी ये सहायता करता है करण सिंह, पिछोला झील के महलों में इसको ठहराता है। और करण सिंह के द्वारा जो निर्माण कार्य कराए गए हैं वो दिलकुश महल आपका, करण विलास और बड़ा दरी का नाम, तो ये दोनों आपके पिछोला झील के पास ही बने हुए हैं। कहाँ पे पिछोला झील है उसके पास ही ये बने हुए हैं। और इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों 1628 ईस्वी में, यहाँ पे करण सिंह की मृत्यु भी हो जाती है। फिर जो अगला जो शासक आता है दोस्तों वो आपका महाराणा जगत सिंह आता है, जिसका शासनकाल 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक रहता है। अब इसने क्या किया कि जो पिछोला झील है ना इसके पास जगनिवास महल बनवाए और एक जगदीश या जगन्नाथ राय मंदिर भी बनवाया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जगदीश या जगन्नाथ राय मंदिर किसने बनवाया, जगत सिंह ने, आराम से याद रह सकता है। लेकिन जो आपको याद रखने की चीज वो यह है कि यहाँ पे इसने एक प्रशस्ति भी लगवाई, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। उसकी रचना कौन करता है, मेन वो है, एग्जाम में आपके वो आएगा कि जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई, तो कृष्ण भट्ट के द्वारा दोस्तों ये रचना की जाती है। लेटेस्ट आपके एग्जाम में आ चुका है। और जो ये जगदीश मंदिर बनाया ना इसका वास्तुकार ना बाण था। और जो मंदिर है नागर शैली की पंचायतन शैली में बना हुआ है। जब मंदिरों की बात करेंगे तो अपने पढ़ेंगे कि नागर शैली, पंचायतन शैली, इनकी क्या विशेषता होती है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य भी ये प्रारंभ यहाँ पे करवा देता है। संधि के अकॉर्डिंग ऐसे नहीं करवाना था लेकिन ये करवा देता है। फिर बात करते हैं दोस्तों, अगला उत्तराधिकारी आता है महाराणा राज सिंह। इनका शासनकाल 1652 से 1680 ईस्वी तक यहाँ पे रहता है। शाहजहां ने जब ये गद्दी धारण की थी तो शाहजहां यहाँ पे इसको 5000 जात व सवार का मनसब देता है और राणा का खिताब देता है। अब क्या बात आती है दोस्तों कि दिल्ली में यहाँ पे होता है शाहजहां और यहाँ पे मेवाड़ के हैं राज सिंह। ये चित्तौड़ का निर्माण कार्य प्रारंभ कराते हैं। तो जो कि सशर्त जो थी उसके समय नहीं करवाना था, तो ये क्या कहते हैं सादुल्ला खां को भेजते हैं, साथ में 30,000 सैनिक भेजते हैं। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का बुर्ज है ना ये ढहा देते हैं और यहाँ पे निर्माण कार्य क्या है कि रोक दिया जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। अब क्या होता है कि इसी समय ना उत्तराधिकारी युद्ध होता है, ठीक है। अब जैसे जो शाहजहां है ना इसके बेटों के बीच में होता है, एक दारा और एक है औरंगजेब। 1658 में होता है ये उत्तराधिकारी युद्ध। अब यहाँ पे किसी का साथ नहीं देते हैं राज सिंह। इनको पता था किसी एक का साथ दिया तो दूसरा यहाँ पे पंगे कर देगा, कोई भी यहाँ पे जीता तो, ठीक है। अब पता लगता नहीं कि किसका साथ देना किसका नहीं देना, तो यहाँ पे किसी का साथ नहीं देते हैं, मामले को कर देते हैं वो टाल मटोल कर देते हैं कुल मिला के, ठीक है। और इसके अलावा वो क्या करते हैं दोस्तों, टोंक, मालपुरा, चाकसू, लालसोट, इन सभी जगह को यहाँ पे पुनः अधिकार कर लेते हैं। और किशनगढ़ की राजकुमारी आती है। इससे क्या है कि दोस्तों चारुमती आती है किशनगढ़ की राजकुमारी। ये औरंगजेब विवाह करना चाहता था लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये राजकुमारी से विवाह कर लेते हैं कौन, महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह यहाँ पे विवाह कर लेते हैं। और इससे भी क्या है कि औरंगजेब थोड़ा नाराज हो जाता है। और फिर बात करते हैं दोस्तों मुगल मारवाड़ संघर्ष में मारवाड़ का साथ देता है। जब मुगल मारवाड़ संघर्ष चल रहा होता है तो यहाँ पे भी मारवाड़ का साथ देता है राज सिंह। और जो औरंगजेब है यहाँ भी फिर नाटक करने लगता है वो, ठीक है, यहाँ भी उसके खिलाफ हो जाता है महाराणा के। फिर 1680 ईस्वी में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब इसके समय एक इंपॉर्टेंट घटना आती है दोस्तों, क्या आती है, इनका एक सेनापति होता है राज सिंह का सेनापति होता है कौन, रावत रतन सिंह चोंडावत, जो सलूम्बर उदयपुर के थे। इनका विवाह है ना आड़ा सरदार संग्राम सिंह की पुत्री से होता है, जिनका नाम आड़ी रानी के नाम से भी जानी जाती है या सहल कंवर भी जिसे कहते हैं। सहल कंवर से इनका विवाह होता है। और विवाह के 2 दिन बाद ही क्या है कि कोई युद्ध में जाता है ये सेनापति कौन, रावत रतन सिंह चूड़ावत, इनका नाम याद रखना है। तो युद्ध में जाता है तो ये क्या करता है कि 2 दिन हुए हैं शादी को, भाई अगला अब ये क्या कहते हैं निशानी मांगता है कि मैं युद्ध में जा रहा हूँ, आप कोई
निशानी दे दो मेरे को जिससे मैं तुम्हारी याद ना आए, या ऐसे है। तो ये क्या करती है, अपना सिर काट के दे देती है। क्या करती है, अपना सिर काट कर इसको निशानी में दे देती है। तो जब ये लाइन भी फेमस है कि चूड़ावत मांगी सैनानी, सिर काट दे दियो खतरानी, तो वो यही है, सैल कंवर के नाम से जानी जाती है, आपको याद रखना है। फिर राज सिंह द्वारा जो उपाधि धारण की जाती है दोस्तों, वो विजय कटकातु की उपाधि धारण की जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। निर्माण कार्य भी इनके द्वारा बहुत सारे कराए गए, सारे आपको याद रखने हैं। इनकी पत्नी आती है दोस्तों राम रसदे, ठीक है, राज सिंह की पत्नी आती है राम रसदे, जो त्रिमुख बावड़ी का निर्माण करवाती है, जिसे जया बावड़ी भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। राजसमंद झील का निर्माण ये स्वयं अकाल रात कार्यों के लिए करवाते हैं, गोमती नदी के पानी को रोककर। तो गोमती नदी के पानी को रोककर किस झील का निर्माण कराया गया, राजसमंद झील का। और इसी झील के पास आपको राज प्रशस्ति भी मिल जाएगी, जो सबसे बड़ी काले संगमरमर पर लिखी हुई राज प्रशस्ति है। तो जो झील है ना, इसके उत्तरी किनारे पर नौचोक की पाल है। तो आपको पूरा ऐसे याद रखना है, पूछा जा सकता है कि राजसमंद झील के किस किनारे पे, उत्तर दिशा है ये, उत्तरी किनारे पे क्या है, नौचोकी पाल है, इस पे आपके राज प्रशस्ति है। वो राज प्रशस्ति क्या है कि 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर पूरे मेवाड़ का यहाँ पे इतिहास खुदा है। अब यहाँ पे इसकी भाषा की बात करें राज प्रशस्ति की, तो संस्कृत है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि राज प्रशस्ति किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। रचना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखनी है कि रणछोड़ भट्ट इसकी रचना करते हैं राज प्रशस्ति की। अब संसार का सबसे बड़ा शिलालेख भी इसे कहा जाता है। राज सिंह के शासन काल में दोस्तों एक आते हैं कौन, अब क्या है कि आपको पता है कि इनके शासन काल में दिल्ली का शासक कौन था, औरंगजेब था। अब जो ये औरंगजेब शासक था ना, तो इसके एक बीमारी थी कि मंदिर जहां भी हो ये तोड़वा रहा था, कहीं भी हो, यूपी वगैरह, दिल्ली में, सारी जगह। तो मथुरा से है ना दामोदर जी महाराज यहाँ पे एक तो श्रीनाथ जी की मूर्ति लाते हैं, एक द्वारिकाधीश जी की मूर्ति लाते हैं। तो इन दोनों मूर्तियों को स्थापित भी ये राज सिंह करवाते हैं। कहाँ पे करवाते हैं, देखो श्रीनाथ जी की मूर्ति तो सियाड़ में करवाते हैं, जो आधुनिक नाथ द्वारा कहलाता है, 1671 ईस्वी के आसपास। और द्वारिकाधीश जी कांकरोली राजसमंद में है, तो यहाँ भी इनकी प्रतिष्ठित करवाते हैं मूर्ति। और उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर का निर्माण करवाया, किसने करवाया, राज सिंह ने। ये याद रखना है कि राज सिंह के द्वारा उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। अब इनके बाद जो इंपॉर्टेंट दोस्तों शासक आते हैं वो आपके आ जाएंगे महाराणा जय सिंह, जिनका यहाँ पे शासनकाल रहेगा 1680 से 1698 ईस्वी तक। अब यहाँ पे मेवाड़ के जय सिंह है और यहाँ पे दिल्ली का औरंगजेब है। अब औरंगजेब क्या करता है कि मेवाड़ मुगल संघर्ष चल रहा होता है। अब राज सिंह के समय मेवाड़ मुगल संघर्ष चल रहा होता है। औरंगजेब को क्या है कि दक्षिण की ओर ध्यान देना था, उसे अपने महाराष्ट्र वगैरह वहां पे उसको अधिकार करना था, कब्जा करना था औरंगजेब को। तब ये भी चाहता था औरंगजेब की मैं इन मेवाड़ वालों के साथ संधि कर लूं ताकि मेरे को भी कुछ राहत मिल जाए, मैं दक्षिण की ओर बढ़ सकूं। तो ये क्या है कि 1681 में दोबारा संधि करते हैं। इसके तहत क्या है कि मांडल, बदनौर, जजिया के बदले की मुगलों को दे दिए जाते हैं, मांडल और बदनौर जो भी परगने वगैरह हैं। अब इसके बाद क्या बात आती है दोस्तों, जय सिंह एक और काम करते हैं यहाँ पे, गोमती नदी के किनारे जयसमंद झील, जिसे अपने क्या डेबर झील भी के नाम से भी जानते हैं, डेबर झील। और इसके दो दोस्तों टापू है, ठीक है, बाबा का बागड़ा और प्यारी। प्यारी सबसे छोटा टापू है और सबसे बड़ा है बाबा का बांगड़ा या बागड़ा जो भी बोलते हैं, ये सबसे बड़ा टापू है। तो ये भी याद रखना है। फिर अगला शासक जो आता है वो महाराणा अमर सिंह द्वितीय आता है। द्वितीय की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। 1698 से 1770 ईस्वी तक अमर सिंह द्वितीय का यहाँ पे शासनकाल रहता है दोस्तों। अब जो 1681 की संधि हुई थी और मुगलों को जो सौंपे गए थे पूर्व मांडल, बदनौर, ये पुनः वापिस ले लिए गए और इन्हें क्या है कि 1 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार कर लिया गया कि प्रगने में दे दो, हम आपको 1 लाख रुपए वार्षिक पुनः देने स्टार्ट कर देंगे। अब क्या होता है कि उत्तराधिकारी युद्ध होता है इसके समय, जिसमें आजम और मोअज्जम होते हैं। तो मोअज्जम यहाँ पे दोस्तों जीत जाता है, जो बहादुर शाह प्रथम के रूप में क्या है कि अपनी फेमस होता है। तो ये क्या है कि नाम इनके बहादुर शाह प्रथम के रूप में ये फेमस होता है, वैसे इसका नाम मोअज्जम होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब जब इसकी जीत होती है तो दोस्तों इसका जो भाई है जय सिंह का, वो भी यहाँ पे गिफ्ट वगैरह इनको भिजवाता है। और अमर सिंह जो द्वितीय हैं, ये आमेर के शासक आते हैं सवाई जय सिंह, ठीक है। अब सवाई जय सिंह से अमर सिंह की पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह किया जाता है और ये विवाह इसलिए
सशर्त भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि अगला जो शासक बनेगा ना वो सवाई जय सिंह और चंद्र कुंवरी से उत्पन्न जो संतान होगी वही बनेगी। और 1710 में यहाँ पे अमर सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। फिर दोस्तों आपका अगला शासक आता है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। इसका शासनकाल 1710 से 1734 ईस्वी तक रहता है। और फरूक सैयद क्या करता है, इसको 7,000 के मनसब यहाँ पे देता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाएगा सवाल कौन सा है कि इसके शासनकाल में मेवाड़ की प्रसिद्ध चित्र शैली का एक चित्र आता है जिसको अपने कहते हैं कलीला दमना। इसके बारे में भी अपने डिटेल से पढ़ेंगे जब अपने जो इसकी कला संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा। तो ये जो चित्र आता है कलीला दमना, कौन सा चित्र आता है, कलीला दमना, इसकी रचना इसका विकास किसके समय हुआ, संग्राम सिंह द्वितीय के समय। और एक है ना इस समय ना एक मराठे है ना, मराठों ने यहाँ पे प्रभाव जमाना चालू कर दिया था मेवाड़ में और आमेर तक पहुंच गए थे वो। अब जो मराठे ने जब यहाँ पे आतंक मचाना स्टार्ट कर दिया तो मारवाड़, आमेर और मेवाड़ के सारे शासक इकट्ठे हो गए और इन्होंने एक सम्मेलन करने की सोची, हुडा सम्मेलन, जिसमें ये रणनीति बना रहे थे कि कैसे अपने मराठाओं को सामना कर सके मराठों का। तो इस रणनीति की रूपरेखा इन्होंने तैयार की थी, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर जो निर्माण कार्य की बात करें तो ये सहेलियों की बाड़ी और वैद्यनाथ मंदिर सिसारमा में ये बनवाते हैं। तो ये दोनों याद रखने हैं, सहेलियों की बाड़ी इनके द्वारा ही बनाएगी, सह से संग्राम, सह से सहेलियों की बाड़ी। फिर आते हैं दोस्तों आपके महाराणा जगत सिंह द्वितीय। इनका शासनकाल रहता है 1734 से 1751 ईस्वी तक। और हुडा जो सम्मेलन है भीलवाड़ा में जगह है हुडा नामक, यहाँ पे यही आयोजित करवाते हैं और अध्यक्षता भी जगत सिंह द्वितीय करते हैं। यहाँ पे सब शासक पहुंचे हैं। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को ये जो है हुडा सम्मेलन होता है, लेकिन ये असफल हो जाता है दोस्तों, सफल नहीं रह पाता। और इनके शासनकाल में पेशवा बाजीराव प्रथम भी यहाँ पे आते हैं मेवाड़ और चौथ वसूलने का यहाँ पे समझौता करते हैं। मतलब हम आपको जब भी यहाँ पे टिकने देंगे अगर आप हमें टाइम टू टाइम चौथ दे दोगे, तो चौथ का ये वसूलते हैं। और जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में यहाँ पे हस्तक्षेप करता है जगत सिंह द्वितीय, जो कि माधो सिंह का साथ देता है। जब जयपुर का उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा होता है तो जगत सिंह द्वितीय माधो सिंह का साथ दे रहा होता है। तो माधो सिंह का साथ तो देगा ही, ठीक है, अपने आप ही, क्योंकि जो चंद्र कुंवरी का विवाह किया था उसके साथ, तो इसी शर्त पे किया था। फिर इसके बाद दोस्तों जो शासक आते हैं प्रताप सिंह द्वितीय और राज सिंह द्वितीय आते हैं। इनके बारे में कुछ खास नहीं है। 51, 64, 54 और 54 से 61 तक इनका शासनकाल रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे हरि सिंह, भीम सिंह के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपका मेवाड़ का इतिहास क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको डिस्कवर राजस्थान का कंटेंट पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।